Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So today we shall be continuing with the discussion of questions of UGC Net Public Administration December 2018 exam. Right? We will be solving them, explaining them and also doing an analysis of these questions. So let's begin. So today we shall be discussing question number 21 to the question number 30 of paper 2, that is the subject paper of public administration. Also the serial number of these questions can vary from set to set. हो सकता है आपके पास कोई और सेट हो तो उनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, बट दिस questions are from December 2018 exam. So let's start with today's question. Now question number 1 for today, that is question number 21, is which one of the following is not included in Willoughby's division of scope of public administration? So you have been given the options and you have to tell कि इनमें से कौन सा जो है scope of public administration का division नहीं है according to Willoughby. So the options are number 1 personnel, 2 finance, number 3 organization and number 4 purchase and supply. तो बताना है कि स्कोप कौन सा नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, बिलोबी के अकॉर्डिंग. तो अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परचेज एंड सप्लाई. तो विलोबी ने 5 स्कोप दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. उसमें से एक है पर्सनल, दूसरा है फाइनेंस, एक है ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज सप्लाई. तो वो सप्लाई की बात कर रहे हैं बट ही डज नॉट टॉक अबाउट परचेज. एंड लास्ट या फिर जो उन्होंने फर्स्ट दिया है दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. जनरल काम करना है डायरेक्शन का वो, तो वो भी स्कोप आता है विलोबी के अकॉर्डिंग. तो 5 उन्होंने जैसे कैटेगरीज दी हैं विलोबी ने स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की: जनरल, पर्सनल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई. So the question is from Unit 1, Introduction to Public Administration. Topic is Scope of Public Administration and option number 4 is correct. The next question is which of the following is or are true concerning the meaning of public administration as propounded by Felix A. Negro. So meaning of public administration is a question here, but it is not a general question. Again a factual question which has been because it has been asked with respect to Felix A. Negro, right? So क्या स्टेटमेंट्स हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन अ पब्लिक सेटिंग. ये बोल रहा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक कोऑपरेटिव, जो सब मिलके कोऑपरेशन से बना है, ग्रुप एफर्ट है पब्लिक सेटिंग के अंदर. पब्लिक मीन्स हियर गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर. सेकेंड है इट कवर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स. थर्ड इज इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. ये एक मैनेजमेंट की कला है और एक विज्ञान है जो हम अप्लाई करते हैं टू अफेयर्स ऑफ स्टेट्स के काम पर. एंड लास्ट इज इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कम्युनिटी. ठीक है, तो ये जो है एसोसिएटेड है, इट इज़ उसका कनेक्शन है किसके साथ? अलग अलग प्राइवेट ग्रुप्स के साथ भी और इंडिविजुअल्स के साथ भी, ताकि ये सर्विस प्रोवाइड कर सके कम्युनिटी को. ठीक है जी. तो अब इनमें से कौन कौन से जो हैं वो मीनिंग है, सही है, ट्रू है. सो नाउ जो फेलिक्स ए नीग्रो हैं, ये आप देखेंगे जब डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग डेफिनेशंस दी होती हैं. तो वहाँ फेलिक्स ए नीग्रो ने भी काफ़ी लंबी जो है मीनिंग उसका एक्सप्लेन क्या है, डेफिनेशन दी है, और उसमें वो 5 पॉइंट्स कवर करते हैं. ठीक है, 5 पॉइंट्स कवर करते हैं. उसमें से एक होता है कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेटिंग, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद होता है इट इज़ अ क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, जो कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है. 2 और हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे. एक है दैट इट इज़ डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट वेज फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी उसमें काफ़ी डिफरेंस रखता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. और एक जो लास्ट है वो है इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है. देयरफॉर इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस का जो है वो एक पार्ट है. तो ये 5 पॉइंट जो है फेलिक्स ए नीग्रो कवर करते हैं अपने मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. तो कौन सा बच गया? थर्ड आपका बच गया. इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3.
सो नाउ अगर हम जो इसमें नहीं है स्टेटमेंट, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाई टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट किसने दी? क्या ये एग्जामिनर ने खुद अपनी तरफ से बनाई है? नहीं, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ड्वाइट वॉल्डो। तो ये जो है कि वो आर्ट भी है, साइंस भी है, किसका? मैनेजमेंट का, एज अप्लाई टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ड्वाइट वॉल्डो। ठीक है, ड्वाइट वॉल्डो। So the question is from unit 1 again, introduction to public administration, topic meaning of public administration, and option number 3 is correct. Next is, who among the following is called prophet of management by Peter Drucker? तो पीटर ड्रकर ने इनमें से किसको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा? मतलब मैनेजमेंट का प्रॉफिट क्या होता है? पैगंबर, एक स्पिरिचुअल गुरु जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसको कहा? 1 फ्रेडरिक टेलर, 2 हेनरी फेयल, 3 एमपी फॉलेट एंड 4 चेस्टर आई बर्नार्ड। पहले भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट को पीटर ड्रकर ने कहा प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज एमपी फॉलेट and option number 3 is correct. Next is, which of the following is not correct about Weberian model of bureaucracy? तो जो वेबर ने जो मॉडल दिया है ब्यूरोक्रेसी का, उसके हिसाब से कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? व्हाट आर द ऑप्शंस? रिजिड एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, जो हायरार्की का जो प्रिंसिपल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। सेकंड, रिकॉग्निशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मानना, एक्सेप्ट करना। थर्ड, बिलीफ इन इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के अंदर बिलीव करना कि उसको बढ़ाना है। एंड फोर्थ, एम्फोसिस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, स्ट्रेस दिया जा रहा है किसको? कि रिटन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया जाए। तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने मैक्स वेबर पे 2 पार्ट्स में हमारी वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिकॉग्निशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज bureaucratic theory is also classical theory, right? It is a part of classical theory only, and classical theory does not emphasize or recognizes informal organization. So option number 2 would be correct. Topic is Max Weber. Now question number 25, given below are 2 statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. ठीक है, तो read the statements and choose the correct answer using the code below. आपको पता ही assertion reasoning questions हम कैसे solve करते हैं। तो assertion क्या दिया हुआ है? Bureaucracy is a combination of organizational hierarchy and red tape. What is it saying? कि bureaucracy जो है हमारी वो combination है, ठीक है, addition कह सकते हैं, combination है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जो हायरार्की का प्रिंसिपल है, जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस रेड टेप। व्हाट इज रेड टेप? रेड टेप इज डिले, जो डिले होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन टेकिंग, दैट इज रेड टेप। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं आपने देखना है। एंड नेक्स्ट इज रीजन। आर क्या दिया है कि क्यों है कॉम्बिनेशन? बिकॉज हायरार्की एंड रेड टेप आर सिम्बायोटिक, हायरार्की प्रोड्यूसेस रेड टेप, द लार्जर द नंबर ऑफ हायरार्कियल लेवल्स द ग्रेटर द डिमांड फॉर एक्सप्लिसिट रूल्स। अब आपको पता ही है इसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब आप पहले बताइए कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं। क्या ब्यूरोक्रेसी एक कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की का एंड रेड टेप का? जी हाँ है। अब क्यों है देखते हैं कि जो नीचे रीजन दे रखा है, इज इट सेटिस्फाइंग द असर्शन? हायरार्की एंड रेड टेप आर सिम्बायोटिक। व्हाट डज सिम्बायोटिक मीन? दे आर इंटर रिलेटेड। हायरार्की और रेड टेप जो है दे आर इंटर रिलेटेड। कैसे? हायरार्की अगर होती है तो रेड टेप होता है। हायरार्की क्या होता है? जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि कैसे कैसे सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे हायरार्की के उतना टाइम लगेगा। सपोज एक फाइल पास होनी है तो उतना ज़्यादा जो है डिले होगा। तो हायरार्की प्रोड्यूसेस रेड टेप, दिस इज ट्रू। द लार्जर द नंबर ऑफ हायरार्कियल लेवल्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हायरार्कियल लेवल्स होते हैं उतने ही ज़्यादा डिमांड होती है एक्सप्लिसिट रूल्स की, मतलब क्लियर कट रूल्स की। उतने ज़्यादा रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, देयरफॉर इट लीड्स टू रेड टेप। तो पता लग रहा है दैट आर इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज जस्टिफाइंग ए। तो जो हमारा रीजन है इट इज जस्टिफाइंग असर्शन। तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन कहाँ से है?
सी वैसे हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है फिर ब्यूरोक्रेसी को डिटेल में पढ़ते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी के अंदर, बट यहाँ पे उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, और अंडरस्टैंडिंग हमें क्यों चाहिए थी, हायरार्की की चाहिए थी, ठीक है, रेड टेप की चाहिए थी. सो आई एम कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दीज आर फ्रॉम दिसंबर 2018 एंड उस टाइम पर जो सिलेबस है दैट वॉज नॉट रिवाइज्ड. ठीक है, तो ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, क्वेश्चन की एनालिसिस कर रही हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, बट दीज क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस. Now next question, question number 26, which one of the following is not a merit of unity of command? So you have been given the options and you have to tell कि इनमें से कौन सा merit नहीं है, advantage नहीं है unity of command का. So what is unity of command? First you must know कि एक जो एम्प्लॉय है उसको जो ऑर्डर्स मिलेंगे दे विल बी गिवन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, राइट, ओनली वन सुपीरियर वुड बी गिवन गिविंग ऑर्डर्स और कमांड टू एन एम्प्लॉय. सो अब इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं. नंबर 1 स्पीडी डिसीजन मेकिंग, सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, थर्ड बेटर रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एंड फोर्थ रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. कमिंग टू द वन स्पीडी डिसीजन मेकिंग, अगर जो आपको ऑर्डर है एक ही सुपीरियर से मिल रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. यस सही है. सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, तो क्या फ्लेक्सिबल होगा एक्शन करना? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको अब आपके जो सुपीरियर हैं, आपके जो बॉस हैं आज अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और से पूछ के काम कर लोगे. जब तक आपको जो बॉस हैं वो ऑर्डर नहीं देते आप वो काम नहीं कर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सपोज आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं आपके सीनियर के साथ, तो ऐसा नहीं कि आप किसी और के पास जाकर वो काम करवा सकते हैं, राइट. तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन इज नॉट देयर. बेटर रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यस, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको उन्हीं की बात माननी है, आप मानोगे भी तो रिलेशंस वुड बी गुड, they would be better. लास्ट रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यस, अगर सपोज दो आपके बॉसेस हैं, दो सुपीरियर हैं, तो हो सकता है कि दोनों ने एक सेम काम अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दिया हो, लेकिन अगर एक ही हमारा जो सुपीरियर है ही इज़ हैंडलिंग स्पेसिफिक स्टफ, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट. तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एक मेरिट नहीं है. क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1, टॉपिक इज यूनिटी ऑफ कमांड. Now next is, which of the following confirms to the idea that people dislike work, have little ambition and are unwilling to take responsibility? So अगर हम options देखें, you have been given theories और concepts, और आपको बताना है कि ये जो आपको statement दी है किस theory के साथ confirm करती है, match करती है, right. अब what is the idea given in the question? People dislike work, लोगों को काम करना पसंद नहीं होता, they don't like doing work. दे हैव लिटिल एम्बिशन, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई गोल्स नहीं होते हैं. एंड दे आर अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो और उनकी इच्छा नहीं होती कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दे अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. सो एक नेगेटिव कॉनोटेशन हम देख सकते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट देख सकते हैं हम इस थियोरी के अंदर. तो ये किसने कहाँ से, मतलब कौन सी थियोरी जो है इसको कंफर्म करती है? थियोरी एक्स, थियोरी वाई, थियोरी जेड एंड एमबीओ. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. कहाँ से है क्वेश्चन? थियोरीज ऑफ मोटिवेशन से आपका क्वेश्चन है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, थियोरी एक्स. तो यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक है डॉगलस मैकग्रेगर. तो उन्होंने थियोरी एक्स, थियोरी वाई जो हमें दी है वहाँ से आपका ये क्वेश्चन है. वाई जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, दे आर मोटिवेटेड ऐसे से करके, और जो थियोरी एक्स है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लेकर चलती है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक administration? Important question, simple question, but it is important, has been asked a number of times. Options: 1 Woodrow Wilson, 2 Frank J. Goodenough, 3 L.D. White, and 4th W.F. Willoughby. So answer is option number 2, Frank J. Goodenough. Now अगर मैं पूछा है father of public administration, it would be Woodrow Wilson. If it is asked American public administration के father, then it would be Frank J. Goodenough, right. और L.D. White ने दी है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में इन्होंने दी. उसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक ये नाम है, ठीक है. L.D. White ने दिया. तो फर्स्ट टेक्स्ट बुक हैज़ बीन गिवन बाय L.D. White. अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं फ्रैंक जे गुडनो, एंड वुड्रो विल्सन इज ओवरऑल फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
क्वेश्चन कहाँ से है, अलग अलग बुक्स में जब हम मीनिंग पढ़ते हैं वहां भी दिया हो सकता है, आपको एवोल्यूशन में भी दिया हो सकता है। ज़्यादातर बुक्स में एवोल्यूशन के अंदर जो है ये आपको पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए होते हैं। Now next question, who among the following is the critic of Thomas Carlyle's great man theory of लीडरशिप? तो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप हम पढ़ते हैं, आपने बताना है इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनके क्रिटिक कौन है, किन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सो एज आई मेंशन दैट जो क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस, तो उसमें थ्योरीज ऑफ लीडरशिप काफ़ी डिटेल में दिया हुआ था, काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, अब इतने सारे डिटेल में नहीं आते, आ सकते हैं तो आप कवर कर लीजिएगा। तो उसमें हम पढ़ते हैं ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसको हम ट्रेड थ्योरी भी बोलते हैं। ट्रेड थ्योरी, व्हाट डज ट्रेड थ्योरी से, कि जो लीडर्स हैं दे हैव सम स्पेसिफिक ट्रेड्स, उनमें कुछ खास गुण होते हैं जिसकी वजह से वो लीडर्स होते हैं, राइट। या फिर हम इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स पैदा होते हैं, दे आर नॉट मेड। ठीक है, दिस इज ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। किसने दी है, उसका नाम भी दे रखा है टॉमस कैरलाइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो अब यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक इज लीडरशिप एंड आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, नाउ अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। आई ट्राई कि मैं ना बोलूँ लाइक करने को, बट देन आई सी कि लोग भूल जाते हैं लाइक करना, कमेंट करना। सो इफ़ यू आर वाचिंग दैट मीन्स आई एम एज्यूमिंग कि आपको अच्छी लगी होगी तभी आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट, right? So coming back to the question, the principle that people in a hierarchy tend to rise to their level of incompetence is called. तो आपको नाम बताना है इस प्रिंसिपल का, कौन सा प्रिंसिपल, कि जैसे जैसे हायरार्की में लोग प्रमोट होते रहते हैं, ऊपर जाते हैं पोजीशंस में, तो वो इनकम्पिटेंट होते जाते हैं। ऑप्शंस क्या है, एस्पेरिट डे कॉप्स, ग्रेप वाइन, पीटर प्रिंसिपल एंड गैंग प्लैंक। सो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी समझाया है। आंसर इज पीटर प्रिंसिपल। मैक्स वेबर की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैंने पीटर प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पीटर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पीटर ने क्रिटिसिज्म की मैक्स वेबर की थ्योरी का, और तब उन्होंने बात की कि जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द कम्पिटेंसी एट प्रेजेंट लेवल। ठीक है, अभी जिस पोजीशन पे हैं, सपोज इस पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ हैं, दिस इज पोजीशन नंबर ए, प्रमोट करना है पोजीशन नंबर बी पे, तो ये देखा जाता है कि इस ए पे बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय नंबर जो 1 है, जस्ट अ मिनट, सपोज ये एम्प्लॉय नंबर 1 है, दिस इज एम्प्लॉय नंबर 2 एंड दिस इज एम्प्लॉय नंबर 3। सपोज एम्प्लॉय नंबर 1 है, इट इज ही और शी इज़ द बेस्ट एट दिस लेवल, तो इसको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं देखा जाता कि ऑप्शन जो बी लेवल था उस पर क्वालिटीज़ क्या चाहिए। हो सकता है कि जो एम्प्लॉय नंबर 2 था वो उन जो बी लेवल पे एलिजिबिलिटी चाहिए थी उनको बेटर सेटिस्फाई करता है, ये पर ये चीज़ जो है वो देखी नहीं जाती। तो ऐसे ऐसे प्रमोशन होती जाती है एंड द एम्प्लॉयज राइज टू द लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंस। सो दिस इज कॉल्ड पीटर प्रिंसिपल। और भी डिटेल में अगर आपने समझना है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन मैक्स वेबर, राइट। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। टॉपिक इज मैक्स वेबर एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट रीडिंग्स फॉर टुडे योर होमवर्क, आपने मैक्स वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं आज, आप उसको पढ़ेंगे और उसकी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना वीडियोस मैंने इस पर बनाई हुई हैं, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से देखकर भी पूरा का पूरा मैंने जो टॉपिक है कवर कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। So now let's come to the analysis part. Out of the 10 questions we did today, that is question number 21 to question number 30, 6 questions have come from Introduction to Public Administration Unit 1 and 4 questions have come from Unit 2 Administrative Thought. तो टोटल जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए, यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 से है, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने नहीं देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।